मैं तेजस जयशंकर हूँ और मैं बेसिकली पावर लिफ्टिंग खेलता हूँ। आज मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाऊंगा। तो सैटरडे को मैं मैक्स एफर्ट लोअर बॉडी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉलो करता हूँ, यानी 4 मेन वर्कआउट्स पर वीक और साथ में 6 एक्स्ट्रा छोटे वर्कआउट करते हैं। मेन वर्कआउट्स में 2 दिन मैक्स एफर्ट यानी कि हम लोग इसमें हेवी वेट लेते हैं और 2 दिन डायनेमिक एफर्ट जिसमें स्पीड पे काम करते हैं। चारों के चारों दिन में हम लोग असिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं और ये अपर लोअर स्प्लिट को यूज करता है। तो आज मैं लोअर बॉडी मैक्स एफर्ट करूंगा। मेरा मैक्स एफर्ट एक्सरसाइज है डेफिसिट डेडलिफ्ट्स। तो मैक्स एफर्ट में हम बेसिकली एक 1 रेपिटेशन मैक्सिमम करना चाहते हैं और फिर ये चाहते हैं कि उसके 90% वेट के साथ 3 to 4 एक्स्ट्रा सिंगल्स कर लें। उसके बाद असिस्टेंस एक्सरसाइजेस करेंगे उस एक्सरसाइज को बिल्ड करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे वार्म अप में मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना पसंद है क्योंकि इससे मैं अपने मूवमेंट इश्यूज पे काम कर सकता हूँ और मोर इम्पोर्टेंटली जो मेरे कॉमनली अकरिंग इंजरीज है उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जनरल हिप स्ट्रेचिंग करता हूँ जिसमें मैं ज्यादा हिप फ्लेक्सर्स पे फोकस करता हूँ। ट्विस्ट के साथ हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करने पे ये ज्यादा टीएफएल मसल पे आता है। फुट क्रॉस रखने से मैं ज्यादा आईटी बैंड पे फोकस करता हूँ। पेल्विस और अब दूसरा सेट। अगला मैं ग्लूट्स को एक्टिवेट करूंगा। ग्लूट एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट होता है लोअर बैक इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए। साथ में मेरा स्क्वाट और डेडलिफ्ट में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि मैं नीज को होल्ड नहीं पाता, तो इससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ग्लूट स्टिमुलेशन को और बढ़ाने के लिए साइड लाइंग लेग लिफ्ट करूंगा। इससे बेसिकली टीएफएल मसल स्ट्रेंथन हो जाएगा। मेरे काफी सारे हिप प्रॉब्लम्स एक्चुअली मेरे टीएफएल मसल की वजह से होते हैं और मेरा टीएफएल ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इस रीजन की वजह से मेरी सारी हिप एक्सरसाइज करता हूँ। अगला एक्सरसाइज है स्टेबिलिटी बॉल लेग कर्ल्स। बेसिकली ये हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करता है ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हुए। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स हमेशा साथ में यूज होनी चाहिए और लिफ्टिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बैक इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए। साथ में नी को प्रोटेक्ट करता है। अगला एक्सरसाइज मैं करूंगा केबल हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशंस। इसका मेन फायदा ये है कि ये हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच तो करता ही है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ये सेमी टेंडनाइज मसल को स्ट्रेंथन करता है। सेमी टेंडनाइज मसल बेसिकली हमारे नी का पोजीशन को कंट्रोल करता है। तो जो रनिंग के टाइम इधर नी पेन होती है वो एक्चुअली इसी की वजह से होती है और नी पेन प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होता है।
एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये स्टार्ट कर लेना पड़ेगा। आजकल तो ये काफी सस्ता मिलता है। रनर्स के लिए ये मैं बहुत रिकमेंड करूँगा। ये ध्यान रखिए कि टॉप पोजीशन में फुल स्ट्रेच आनी चाहिए, इधर आपको फील होना चाहिए, नी के पीछे इधर। वार्म अप का हर एक्सरसाइज में पर्पस होना चाहिए, हर एक्सरसाइज से कुछ हम अकम्प्लिश करने का कोशिश करें। इस केस में मैं इंजरीज प्रिवेंट करने का कोशिश करूंगा। अगला एक्सरसाइज मैं करूंगा कॉसैक स्क्वाट्स। ये एक तो हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है और ग्राइंड को स्ट्रेच करता है और ग्राइंड को स्ट्रेंथन भी करता है। मोर इंपॉर्टेंटली जब हम दोनों हील्स को फ्लैट रखते हैं तब हम सेमी टेंडनाइज मसल को और स्ट्रेंथन कर पाते हैं, जो मेरे लिए प्रॉब्लम मसल है। थोड़ा आगे झुकना इनफैक्ट अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रेशर ज्यादा सेमी टेंडनाइज मसल पे आता है। अगला एक्सरसाइज मैं करता हूँ हैंगिंग लेग रेजेस। हैंगिंग लेग रेजेस एक तो हैमस्ट्रिंग्स लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, मोर इंपॉर्टेंटली हिप फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेंथन करता है और एब्स को स्ट्रेंथन करता है, जो हमारे डेडलिफ्ट में स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट करो और नीज को ऑलमोस्ट सीधा रखो, स्विंग नहीं करना। अगला मैं थोरैसिक एक्सटेंशंस करूंगा। थोरैसिक मोबिलिटी लिफ्टिंग पोस्चर के लिए जरूरी है। ये रिब्स में फील होती है। मैं शोल्डर डिस्लोकेट्स करूंगा। ये बेसिकली जनरल पर्पस स्ट्रेच है अपर बॉडी के लिए, स्पेशली अपर ट्रैप्स, पेक्टोरल्स, एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए। मुझे बैंड यूज करना पसंद है क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं, जो एल्बो पे कम प्रेशर डालता है, तो स्टिक के साथ थोड़ा दर्द हो जाती है। लास्ट वार्म अप एक्सरसाइज है स्कैपुलर वॉल स्लाइड्स। ये बेसिकली रोम्बॉइड को एंगेज करता है और रोटेटर कफ को एंगेज करता है। ये स्पेशली मेरे अपर बैक के पेन के लिए बहुत यूजफुल था। मुझे तो नोट्स बनाना बहुत पसंद है। हर चीज़ के लिए मेरा वर्कआउट प्लान होता है। साथ में मैं प्री वर्कआउट में बेसिकली कॉफ़ी लेता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा बीटा एलानिन और प्रोटीन भी डाला है, तो 2-3 चीज़ एक चीज़ में हो रहा है। अब मैं प्रॉपर डेडलिफ्ट वार्म अप को स्टार्ट करूँगा। नॉर्मली डेफिसिट डेडलिफ्ट के लिए मैं रेगुलर बार सेट करता हूँ और फिर कोई मैट्स या प्लेट्स पे खड़े होकर मैं ज़्यादा डेप्थ से वेट को उठाता हूँ। इस केस में मैं कमर्शियल जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, तो प्लेट्स बहुत छोटे हैं, तो ऑलरेडी ये डेफिसिट डेडलिफ्ट की पोजीशन में है, तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर और डेफिसिट को बढ़ाऊंगा नहीं। अभी पावर लिफ्टिंग में वार्म-अप्स पे हम कम रेपिटेशन देना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा सेट्स करना चाहते हैं, ताकि हम टेक्निक को प्रिजर्व कर पाए और डेवलप कर पाए। लेकिन साथ में हम फटीग नहीं होना चाहते, क्योंकि हम मेन अटेम्प्ट के लिए एनर्जी को बचाना चाहते हैं। तो अपने मेन लिफ्टिंग एक्सरसाइज के सेट्स के बीच में मैं थोड़ा डायनेमिक एक्सरसाइजेस करता हूँ, ताकि स्पीड और पावर डेवलप हो जाए और साथ में नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। आज मैं मेडिसिन बॉल ट्विस्ट थ्रोज कर रहा हूँ। मैंने ये सिलिकॉन फील्ड बॉल यूज किया, ताकि बाउंस करने के बाद वो सीधा मेरे पे आएगा।
आपने देखा होगा कि वार्म अप अटेम्प्ट्स में मैं पूरा टाइम ओवरहैंड ग्रिप ले रहा हूँ बिना हुक का, इससे ग्रिप डेवलप होती है और ज़्यादातर लोगों को डेडलिफ्ट्स में ग्रिप की प्रॉब्लम होती है। तो मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव इधर ये है कि कम से कम 200 kg तक मैं बिना हुक या बिना ऑल्टरनेट करके करूँ, उसके बाद मैं ऑल्टरनेटिव हुक पे आता हूँ। और चीज आपने देखा होगा कि मैं बेल्ट यूज नहीं करता हूँ। अगेन जितना ज्यादा हम बिना बेल्ट का ट्रेन करते हैं उतना ज्यादा ऑब्लिक्स और एब्स स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैं इधर अगेन कोशिश करता हूँ कि कम से कम 220 तक मैं बिना बेल्ट का करूँ। 240 मेरा PR है बिना बेल्ट का, उसके बाद ही मैं बेल्ट पहनता हूँ। एक काफी कॉमन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक बार वेट थोड़ी 140-150 क्रॉस कर देता है, वेट लोड करना एक दिक्कत हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, छोटा प्लेट डालो और बेसिकली बात को रोल करो उस पर, इससे थोड़ी हाइट मिल जाती है। तो फिर इस प्लेट को बस लिफ्ट कर सकते हैं और सिंपल काफी मैन बन जाता है इसे। तो आपने देखा होगा कि लिफ्ट करते करते बाहर थोड़ा ऑफ सेंटर हो गया है, ये होना नॉर्मल है क्योंकि बार रोल करेगा। इसको सेट करने का आसान तरीका ये है कि अगर आप बार को फॉर एग्जाम्पल राइट करना चाहते हो, फिर लेफ्ट साइड से शुरू करो और धीरे से बार को रोल करो। तो मैंने राइट साइड करना है, तो मैंने लेफ्ट को अंदर किया, फिर राइट को अंदर किया और अब बार सेंटर में आ गया। काफी लोग दबाकर चौक डालते हैं। चौक का भी मकसद यही है कि थोड़ा सा फ्रिक्शन बन जाए, बस जरूरत से ज्यादा चौक डालने से कुछ होगा नहीं। चलो ये मेरा लास्ट होम अटेम्प्ट होगा, तो देखते हैं क्या आज 210 उठेगा बिना ऑल्टरनेट के और बिना बेल्ट का। बढ़िया हो गया, लेकिन अभी उंगली में दर्द हो रहा है। बेल्ट पहनने का भी तरीका होता है। सबसे पहले डेडलिफ्ट में हम बेल्ट को ज्यादा टाइट रखना चाहते हैं तो थोड़ा ऊपर चलाना चाहते हैं। स्क्वाट में इतना टाइट नहीं करेंगे, हम बेल्ट को थोड़ा नीचे करेंगे। दूसरा, ज्यादातर लोग इसको खींचते रहते हैं, लेकिन इससे बेल्ट टाइट होगा नहीं। आपको रोलर को पकड़ना है, उंगली से खींचो, तो कितना आराम से लगे। अभी कोई स्पेस नहीं है। अब ऑल्टरनेट ग्रिप करेंगे। तो 270 ठीक था, मुझे लगता है आज थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा इसके बाद। तो आज मैंने मैक्स आउट किया है 270 kg का। तो प्रेवलेंस चार्ट हमको ये बताता है कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम 90% से ज्यादा वेट के साथ टोटल 5 रेपिटेशन करना चाहते हैं।
तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। मैंने 270 किया, 270 का 90% अप्रॉक्सीमेटली 245 kg हो जाता है। वैसे तो 242.5 kg हो जाएगा, लेकिन वो वाला प्लेट हमारे पास है नहीं, तो 245 kg हो जाएगा। तो वार्म अप के टाइम मैंने 240 kg का एक अटेम्प्ट किया था और फिर मैं 270 kg पे आया। तो इसका ये मतलब है कि मैंने 90 kg के आसपास और ऊपर 2 रेपिटेशन किए, तो मुझे 3 और रेपिटेशन करने हैं। तो मैं अभी वेट को 250 करूंगा और उसके साथ 3 और अटेम्प्ट। अगला मैं करूंगा अपना सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज वो कंपाउंड एक्सरसाइज होता है जो हमारे मेन कंपटीशन लिफ्ट को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल मेरा मेन कंपटीशन लिफ्ट था डेड, जिसका प्रैक्टिस मैंने अभी खत्म किया है। तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज वो मसल को डेवलप करेगा हैवी वेट्स के साथ, जो हमारे मेन लिफ्ट को बढ़ने नहीं दे रहा। मेरे केस में मेरे 2 मेन वीक पॉइंट है, एक है मेरी ग्लूट्स और दूसरा मेरा वीक पॉइंट है इनर थाइस। तो सूमो स्क्वाट से हमारा ग्लूट्स ज़्यादा डेवलप होता है, और जब हम बॉक्स यूज करते हैं कोई स्क्वाट मूवमेंट पे, तब इनर थाई भी ज्यादा यूज होता है। तो बॉक्स सुमो स्क्वाट ज्यादा से ज्यादा हमारा ये दोनों वीक पॉइंट्स को साथ में टारगेट करता है। इसमें मैं थोड़े ज्यादा रेपिटेशंस करूंगा ताकि मैं थोड़ा मसल बिल्ड कर पाऊँ। तो जैसे मैंने उस एक्सरसाइज में सिर्फ सिंगल रेपिटेशन लिए थे, क्योंकि मैं हैवी वेट यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर वेट का इतना टेंशन नहीं है, रेपिटेशन का थोड़ा ज्यादा फोकस है। तो मैंने 140 kg लोड किया है और मैं करूंगा स्मिथ मशीन स्क्वाट। ये करीबन 15 इंच का बॉक्स है, जो मेरे हाइट के लिए बिल्कुल सही होता है इनर थाइस को डेवलप करने के लिए। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मैं नॉर्मली स्मिथ मशीन यूज़ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट जिंदगी में पहली बार मैं इस मशीन को यूज़ कर रहा हूँ, बस देखने के लिए कि कैसा फील होता है। नॉर्मली मैं बारबेल के साथ स्क्वाट करता हूँ। तो अपने मेन स्क्वाट सेट्स के बीच में मुझे छोटे मोटे एक्सरसाइज करना पसंद है, उससे खास फटीग भी नहीं होती, और मोर इम्पोर्टेंटली बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे ना तब मन नहीं करता। तो अभी खत्म करो वही ठीक है। तो अभी मैं इस एक्सरसाइज के बीच में 1 लेग काफ रेजेस करता हूँ, 3 से 10 रेपिटेशन डबल एक्सरसाइज। और मुझे काफ रेस करने का रोज मन नहीं करता, तो अभी जबरदस्ती कर दिया, तो कम से कम कुछ तो चल रहा है काफी। जैसे काफ मेरा वीकेस्ट बॉडी पार्ट है और रनिंग में मुझे काफी दिक्कत होती है इसकी वजह से।
सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस के बाद हम असिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो असिस्टेंस एक्सरसाइज बेसिकली थोड़ा और रेपिटेशन यूज करता है और ज़्यादा आइसोलेटेड। तो मैंने ग्लूट्स और एडेप्टर्स के लिए सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज किया बॉक्स स्क्वाट टू 15 इंच बॉक्स टू स्ट्रक्स के साथ। अब मैं करूँगा हैक स्क्वाट जो ज़्यादा क्वाड्स पे आते हैं। तो मेरे हैक स्क्वाट करने के 2 रीजन है। एक तो मेरे क्वाड्स थोड़े वीक है, तो कोई स्क्वाट डोमिनेट एक्सरसाइज करने से मुझे थोड़ा फायदा होता है। दूसरा और मोर इम्पॉर्टेंटली हैक स्क्वाट में मैं फुल स्ट्रेच नहीं पाता हूँ। इसमें नीज और हिप्स पूरी तरह से बॉटम पोजीशन में स्ट्रेच हो जाते हैं। इससे नी के लिगामेंट्स डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं ज़्यादा रेपिटेशन करता हूँ। इस केस में 30 से 20 करूँगा और ऑब्वियसली वेट कम यूज होगा। लेकिन यहाँ पर वेट का टेंशन नहीं है, यहाँ पर फोकस किस पे है कि मसल स्टिमुलेट हो। अभी हम प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले 10 रेपिटेशन एक बार में कर लूँ, फिर 5-5। बाद मैं केबल ऑब्लिक क्रंचेस करूंगा। ऑब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिफ्टिंग। ऊपर से वेट पकड़ने का फायदा ये होता है स्पाइन थोड़ा डिकम्प्रेस हो जाता है और भारी लिफ्टिंग के बाद हम कंप्रेशन से बॉडी को थोड़ा बढ़ाना चला जाता है।
अब हम आते हैं आज के लास्ट एक्सरसाइज में, गुड मॉर्निंग्स। तो गुड मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लिफ्टिंग के लिए। ये हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक को डेवलप करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपको आर्च पकड़ने को सिखाता है और ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में हमको बॉटम पोजीशन में बैक को स्टेबल रखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग उस पर्टिकुलर एरिया को ओवरलोड करता है, इसकी वजह से गुड मॉर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। अभी गुड मॉर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं और जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ इसको ओलंपिक गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पर नीज को सिर्फ स्लाइटली बेंड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हैमस्ट्रिंग्स पे जाए और लोअर बैक में कुछ प्रेशर जाए, सिर्फ बहुत ज़्यादा है। 2 आर्च बहुत डीप मेंटेन करता हूँ। 3 मैं बहुत ज़्यादा डीप जाता हूँ और बॉटम पोजीशन में 1 या 2 सेकंड होल्ड करके वापस ऊपर आता है। इससे ज़्यादा मसल्स पे लोड जाती है और वेट कम यूज़ होता है, लेकिन जैसे आपने देखा ऑलरेडी वर्कआउट में बहुत हेवी वेट यूज़ कर चुके हैं। अभी कुछ लाइट ट्रेनिंग का टाइम आ गया, तो मैं आज 50 kg के साथ 3 सेट्स ऑफ 15 लूँगा। मैं स्टांस अपना सेम स्क्वाट स्टांस की तरह यूज करता हूँ, लेकिन टोज को थोड़ा अंदर करते हैं। इससे पेरिफॉर्मेंस मसल में थोड़ा लोड जाता है। इसके साथ साथ मैं केवल एक्सटर्नल रोटेशंस करूंगा अपना शोल्डर्स को हेल्दी रखने के लिए और स्क्वाट का पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। अगेन हैक स्क्वाट्स की तरह यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं ताकि कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी भी बिल्ड हो। अब लास्ट सेट।
तो जैसे आप देख सकते हो मेरा प्लान वर्कआउट आज मोरलेस परफेक्ट ही गया है। पहले मैंने वार्म अप एक्सरसाइज प्लान किए थे जो आपने देखा, फिर उसके साथ मैंने बेड बॉल थ्रोज किए थे मैक्स फॉर डेडलिफ्ट्स के साथ, फिर मैंने सुमो हाई बार स्क्वाट किया वॉक को अडक्टर्स के लिए और ग्लूट्स के लिए, उसके साथ में काफ रेजेस, फिर हैक स्क्वाट और फिर केबल ओवरहैंड पोजीशन से ऑब्लिक्स और लास्ट में गुड मॉर्निंग और एक्सटर्नल रोटेशंस। तो मैंने हर तरीके से अपना लोअर बॉडी को बढ़ाने के लिए मेहनत की है। इस वर्कआउट में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है और वो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी वर्क, जो मैंने कुछ हद तक इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन ये इनफ नहीं होता। इसलिए मैं अलग से भी वर्कआउट करूंगा जब मैं घर जाऊंगा 2-3 घंटे बाद, जहाँ पर स्टेशनरी बाइक पे 20 से 30 मिनट मैं बस 120 to 130 हार्ट रेट पे टाइम खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं कूल डाउन स्ट्रेचिंग पे। तो कूल डाउन स्ट्रेचिंग का मेन ये फायदा होता है कि हम मसल को रिलैक्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। वार्म अप में स्ट्रेचिंग करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपके मेन वर्कआउट का स्ट्रेच को रिड्यूस कर सकता है, इसलिए पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करने का बेस्ट टाइम है। तो मेरा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, मैं नीचे से ऊपर स्ट्रेच करता हूँ और हर स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करता हूँ। तो सबसे पहले शिन को स्ट्रेच करते हैं, बस धीरे पोजीशन में आ जाओ तो पॉइंट करो और बैठ जाओ, अच्छा खासा शिन स्ट्रेच करते हैं। इसमें थोड़ा क्वाड्स को भी स्ट्रेच मिलता है। बस इसके बाद काफ्स को स्ट्रेच करता हूँ, खड़े होकर रियर फुट में काफ को स्ट्रेच करता हूँ और नी को स्ट्रेट करता हूँ। फिर मैं हिप रोटेटर्स को स्ट्रेच करने का कोशिश करता हूँ। तो बेंच पे बैठ जाओ, पैर को ऊपर रखो, इसको नीचे पुश करके आगे जाओ। एक बार थोड़ा स्ट्रेच डीप हो गया, फिर मैं उल्टे शोल्डर तक नी को लाऊंगा। फिर मैं दोबारा से हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करता हूँ और फिर एडवांस हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करता हूँ। एडवांस हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच के लिए मैं बेंच को यूज करता हूँ। फिर एलिवेटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, फिर सपोर्ट के साथ स्क्वाट स्ट्रेच ग्राइंड के लिए, एल्बोस के साथ मैं नीज खोलने का कोशिश करता हूँ। फिर आ जाते हैं बैक स्ट्रेचिंग। सबसे पहले बैक बेंड, ट्विस्ट होल्ड, standing low touch, ये हो गया हमारा बैक का स्ट्रेचिंग। फाइनली शोल्डर का स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए मुझे एक दबाव चाहिए। सबसे पहले इंटरनल रोटेटर स्ट्रेच, एक्सटर्नल रोटेटर स्ट्रेच, दो साइड में भी,
स्ट्रेट आर्म बैक स्ट्रेच, तो मैं बारबेल के पास जाता हूँ। बारबेल पे मैं ओवरहेड स्ट्रेच करता हूँ, एक लैग स्ट्रेच, लेग स्ट्रेचिंग, finally bent arm back stretch. ये पूरा स्ट्रेचिंग रूटीन करने में 5-6 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ये रिकवरी में और ओवरऑल मोबिलिटी में बहुत फर्क देता है। तो ये हुआ मेरा सैटरडे का वर्कआउट। होपफुली आपने एंजॉय किया और इससे कुछ आइडियाज भी मिले आपको अपने ट्रेनिंग में यूज करने के लिए। थैंक यू।